नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से क्या वास्तविक खतरा है, और यह खतरा गुजरात के चुनावी आंकड़ों के बाद और साफ होता जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी यानी आप ने आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम बहुत सीटों पर कांग्रेस को खासा नुकसान पहुँचाया। इसे देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस सतर्क हो गई है। निकाय चुनाव के बाद भी सत्ता के गलियारों में आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था और कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी AIMIM नहीं होती तो कांग्रेस भाजपा के आधे आधे महापौर बनते। अब गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों ने परिदृश्य एकदम साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान में डाल सकती है। बीजेपी से नाराज लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो गुजरात जैसे हालात मध्य प्रदेश में पैदा होना तय है। कांग्रेस नेता इस संकट को समझते तो हैं, लेकिन आप और AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाकर इतिश्री कर लेते हैं। इधर भाजपा को आम आदमी पार्टी से कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रभाव से बचने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से कितने फायदे में रहेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गुजरात के चुनावी परिणाम देखकर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली है। अभी तक जिस आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया जा रहा था, अब वो चुनौती बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, फिर पंजाब में कांग्रेस का सफाया ही कर दिया। गुजरात में भी 13% वोट लेकर 33 सीटों पर आपने कांग्रेस को समेट दिया और अब मध्य प्रदेश में भी आप यही कहानी दोहराने की तैयारी में है। इससे कांग्रेस को खासा नुकसान हो सकता है और इस नुकसान की एक झलक निकाय चुनाव में देखने को मिली है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के 51 पार्षद और 1 महापौर चुनाव जीते हैं। ये जीत कांग्रेस की कीमत पर हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी ज्यादातर कांग्रेस के वोट काटती रही है। कांग्रेस के दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर सेंध लगाती आई है, जबकि भाजपा का वोट बैंक विभाजित नहीं होता। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 51 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बारे में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की ही बी टीम है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल RSS के एजेंट हैं। कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही कह रही है कि आप और ओबीसी साहब की पार्टी दोनों भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान अन्ना हजारे साहब ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जी RSS के एजेंट हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और MCD के चुनाव में भी क्लियर हो चुका है कि जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए थे पार्षद, उन्होंने जीतने के बाद भी आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह उस आरोप को पुष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ही आप और ओबीसी की टीम काम कर रही है। भाजपा ने ये तो माना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा है कि भाजपा का अपना जनाधार है। किसी के होने न होने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी का कहना है कि गुजरात में भाजपा को 52% वोट मिले हैं, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि किसी पार्टी ने भाजपा को फायदा पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य के बलबूते पर, अपनी सरकारों की कार्य पद्धति के आधार पर जनता के बीच में जाती है। कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी नहीं आती, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक देखिए गुजरात का प्रश्न है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 52% यानी 50% से अधिक मतदान हुआ है। तो ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि आप पार्टी आ गई थी उसके कारण से कोई लाभ हुआ है। और यदि वो मध्य प्रदेश में भी आप पार्टी आती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता कांग्रेस को फर्क पड़ेगा
क्योंकि अब कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोग जो भाजपा को भी के साथ नहीं आना चाहते, उनके लिए विकल्प के रूप में आप पार्टी आई है। तो कांग्रेस को वो जरूर खा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी भाजपा को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। गुजरात में इसका असर देखने को मिला था, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के प्रभाव से निपटने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है सूर्यकांत जी आपका। जी मनोज जी, स्वागत तो वैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी का भी कर रही होगी मध्य प्रदेश में गुजरात के नतीजे देखने के बाद। तो पहली प्रतिक्रिया कि वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद? मनोज जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी फायदेमंद है। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, ओबीसी की पार्टी भी भाजपा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इन दोनों दलों के साथ जो एक वर्ग विशेष का मतदाता जुड़ा हुआ है या मतदान करता है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों भारतीय जनता पार्टी को होता है। और इन दो दलों के मध्य प्रदेश में भी अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं और आते हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। बिल्कुल जी मनोज। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि अगर गुजरात की हम बात करें तो नगरीय निकाय के सारे, हालांकि उन्होंने प्रवेश किया, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि एक महापौर उनका बन गया सिंगरौली में। लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव 2018 में हमने देखा था कि रानी शर्मा ने जब बगावत की थी बीजेपी से, तब भी उन्होंने अच्छे खासे वोट शेयर हासिल किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जिस पार्टी से भी लड़ती तो संभवतः वो महापौर का चुनाव जीत सकती थी। तो ये रानी शर्मा की ज़्यादा जीत है। लेकिन 51 पार्षद भी जीते हैं उनके। लेकिन विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि अगर कांग्रेस को उनको नुकसान पहुंचाना है या मध्य प्रदेश में उपस्थिति दर्ज करानी है, तो हमने देखा गुजरात में उन्होंने 13% वोट शेयर हासिल किया था और 5 सीटें जीती हैं। दूसरा, 2-3 बड़े चेहरे उनके पास थे, चाहे वो गोपाल इटालिया की बात करें, लंबे समय से वो सक्रिय हो गए थे, पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा था। यशोदान गढ़वी की हम बात करें, वो एक बड़ा चेहरा था। लेकिन यह बात हो रही है कि वो दोनों भी चुनाव हार गए। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार देखा था कि आलोक अग्रवाल, जिनकी एनजीओ में बड़ी एक पैठ मानी जाती है, या आदिवासी बेल्ट में मछुआरों में, जो क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। तो ऐसे में पंकज सिंह क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मनोज जी, 2018 और अब 2023, इन दोनों चुनावों के बीच जो 5 साल का अंतर है, उसमें बड़ा भारी अंतर आप समझिए। आलोक अग्रवाल उस समय जब थे, उनका पार्टी के नेताओं ने ही विरोध किया था और उन पर कई तरह के आरोप भी लगे थे उस समय टिकट बांटने को लेकर, आपको याद होगा। बिल्कुल। और आलोक अग्रवाल की छवि एक जननेता या एक मास लीडर के रूप में नहीं थी। आलोक अग्रवाल भले ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हों, या भले ही वो एक एनजीओ में बिल्कुल एक एक्टिविस्ट के रूप में लोग उनको ज्यादा जानते हैं, हाँ, लेकिन उनका आम आदमी में, मतलब आम जनमानस में कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, ना आम जनमानस उन्हें जानता था। आपने देखा होगा उनकी पहचान कहाँ तक थी, मीडिया में थी या कुछ इलाकों तक सीमित। बिल्कुल, धार बड़वानी जो डूब क्षेत्र का इलाका था नर्मदा, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से भी उनकी वो पहचान थी। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो उनके बारे में सोचता था कि वो मध्य प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं बाधक है, क्योंकि जब किसी नदी पर बांध बनता है तो वहां बिजली भी बनती है, सिंचाई के संसाधन बढ़ते हैं, तमाम चीजें ऐसी होती है। तो एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज भी चल रहा था। ये मुद्दा गुजरात चुनाव में भी था, जब मेघा पाटकर की फोटो आई थी, इसके बाद ये आरोप वहां भी उछले थे, जो आप कह रहे हैं, जो विकास विरोधी है। निश्चित रूप से उसका खामियाजा भी भोगना पड़ा आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी उस समय चूंकि उस स्थिति में भी नहीं थी। अब जिस तरह से उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता, अपनी उपस्थिति गुजरात में भी दिखाई है, और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जीता, तो इन सारी चीजों को लेकर एक जो माहौल बना है, उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो मिलना माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को सर्वाधिक नुकसान है। क्यों? जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में फिर मैं दोहराऊंगा कहा है कि मुस्लिम, आदिवासी, दलित मतदाता किसके साथ जुड़े हैं? आम आदमी पार्टी के साथ जाके जुड़ रहे हैं। और यही वर्ग के मतदाता जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, और उस वोट बैंक का नुकसान किसको? कांग्रेस को हुआ है। आपने देखा होगा, अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी है,
उनमें अधिकांश सीटें करीबी हारी है और वहां पर कांग्रेस को उसने तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के, हालांकि गुजरात की अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बड़ा अंतर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस की तुलना में कोई नामचीन चेहरा नहीं है। रानी अग्रवाल की भी आपने बात कही। रानी अग्रवाल चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में रही हैं और वहां पर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी होकर पिछली बार चुनाव लड़ा था, इस बार महापौर का चुनाव लड़ा और जीतकर भी आई। और उनका ही प्रभाव था कि वहां पर उनके पास पार्षद भी जीत कर आए हैं। बिल्कुल। हाँ, पार्षदों की बात अगर आप कहते हैं तो कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कांग्रेस में रहते हुए अपना प्रभाव था, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपना। और चूंकि पार्षद हम देखते हैं कि ऐसा चुनाव होता है वो छोटा है कि जिसका पब्लिक से ज़्यादा कनेक्टिंग रहती है वो आसानी से जीत जाता है, और ऐसे में आदमी पार्टी को गौण कर देती है, आदमी को सामने रखती है। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि अगर दिल्ली और गुजरात की हम बात करें तो जो बीजेपी के कोर वोटर सबको पता है कौन है, कांग्रेस का कौन है। आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसा वोट बैंक है उनका, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले हैं, जो अवैध कॉलोनी में रहने वाले हैं, जिनको कहीं ना कहीं लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि इन तीनों स्थितियों में पेट बनाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी। दूसरा हम देख रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भले ही वो जीत गई आम आदमी पार्टी, लेकिन जो कांग्रेस की सीटें भले कम हुई है, लेकिन जो मुस्लिम एरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, यानी मुसलमानों का मोहभंग आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हुआ है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले उनका वोट शेयर एमसीडी में कम हुआ है। गुजरात में ज़रूर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर सामने नहीं था, चेहरों का अभाव था, जिसका नुकसान कांग्रेस को वहाँ उठाना पड़ा। और जो सूर्यकांत भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं, कांग्रेस वाले चेहरे भी हैं, उनका कार्डर भी आम आदमी पार्टी के मुकाबले मजबूत है, और कांग्रेस यहाँ लगभग एक साल हो गया जो सक्रियता जो दिखा रही है आजकल, और लगातार ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि गुजरात के बाद अगर वो किसी एक नए प्रदेश में, खासतौर से मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा करना होगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। देखिए मनोज जी, उसके लिए सबसे पहले हमें गुजरात का अध्ययन करना पड़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी इतनी सफल क्यों हुई? बिल्कुल। उसके पीछे वजह है कि कांग्रेस ने एक तरह से हथियार डाल दिए थे, बेमन से चुनाव लड़ रही थी, और उसके पास चेहरे कौन थे? यदि आम आदमी पार्टी के पास निश्चित तौर पर वो मोदी का राज्य था, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से ताकत से वह पहुंची थी एक तीसरा दल बनने के रूप में, तो उसको स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस लगातार वह हारती जा रही थी। मनोज जी, 27 साल हो गए हैं कांग्रेस को हारते हुए, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती है बीजेपी से, हो सकता है आम आदमी पार्टी मुकाबला कर जाए। तो वो वोट किसका काटा? उसने कांग्रेस का वोट काटा, 13% उसको वोट मिल गया। तो इसलिए उसको वोट परसेंट तो बहुत मिला, लेकिन सीटों में कन्वर्ट कितने हुए? 5। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के जो मुकाबला हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस वजह से बीजेपी की अब तक की सर्वाधिक सीटें आ गई। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या वैसी परिस्थितियां हैं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो एक वैक्यूम तो क्लियर है ही कि भाई अब 2 दलों की व्यवस्था चल रही है। 15 माह आपने सरकार देख ली, 2023 से पहले कांग्रेस की सरकार देख ली, अब लगातार आप बीजेपी से देख रहे हैं। तो ये देखना होगा क्या बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, या कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे कि वो तीसरे विकल्प की तरफ जाएं? ये सबसे बड़ी बात है। यदि नाराजगी है बीजेपी से तो वो वोट बैंक क्या वहां जाएगा, और कांग्रेस को पसंद नहीं करता तो वो वोट कहां जाएगा? यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में उस ताकत से आती है तो उसके पास क्या मास लीडर है? क्या चेहरे कौन है उसके? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी किस पर डिपेंड रहेगी मध्य प्रदेश में आती है तो वो उन चेहरों पर डिपेंड रहेगी कि जिनके टिकट बीजेपी ने काटे होंगे, जिनके टिकट कांग्रेस ने काटे होंगे, तो उन चेहरों पर दाव लगाएगी। यदि बड़ी संख्या में बीजेपी टिकट काटती है, बड़ी संख्या में कांग्रेस से जैसे उम्मीद की जा रही पहली बार के वो भी टिकट काटेगी, कमलनाथ जी टिकट काटेंगे, सर्वे के आधार पर देंगे। यदि ऐसी परिस्थिति, लेकिन वो जो नाराज लोग भी तो ये सोच के जाएंगे ना कि कोई ऐसा क्या वहाँ सामने कोई ऐसा आदमी है जो उनको चुनाव जिता सके, वरना एक संभावना तो रहती है कि भाई अगर उनकी पार्टी की सरकार फिर से बन गई तो किसी निगम मंडल में या परिवार के किसी आदमी का भला हो सकता है। देखिए मनोज जी, हमने पिछले चुनाव में भी देखा 2018 में, क्या रामकृष्ण कुसमारिया इस वजह से गए थे कि उनको कुछ मिल जाएगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका राजनीति का कैरियर जो है ना वो खत्म हो गया है, तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं कि मेरी वजह से यदि सीट हार जाती तो अगली बार मुझे मौका मिल सकता है या मेरा पार्टी में महत्व बढ़ सकता है। हमने देखा वही कुसमारिया कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस से बीजेपी में लौट आए, और बीजेपी बाकायदा उनको मंचों पर बिठाती है और उनका सम्मान भी करती है। तो आप देखिए, राजनीति में जो अपनी ताकत दिखा देगा, जिसके साथ जनता है, उसको हमेशा आदमी देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे वो हीरालाल अलावा हो या आम आदमी पार्टी में हो, आप उसको बुलाकर टिकट देते हैं। चाहे हम जोवट की बात कर लें, सुलोचना रावत को क्यों दिया आपने, चाहे हम पृथ्वीपुर की बात कर लें, तो ये जब आपकी ताकत पता चले कि जैसे हमने रानी अग्रवाल की बात कर रहे हैं,
रागिनी अग्रवाल पर क्यों दाव खेला आम आदमी पार्टी ने? यदि आम आदमी पार्टी को अपनी लोकप्रियता पे, केजरीवाल को खुद पर इतना भरोसा तो किसी को भी खड़ा कर देते, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट को चुना जाता है तो उनका दाव इसी पर रहेगा। अब चेहरे की बात है, चेहरा भले ही उनके पास नहीं हो मध्य प्रदेश में, लेकिन एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है केजरीवाल, और जो उसकी नीतियां हैं जिस तरह से हमने देखा है। मध्य प्रदेश में परिस्थितियां भले ही अलग हों, यदि सरकार से जो नाराज वोट होगा, जो कांग्रेस को नहीं देना चाहता है, वो वोट हो सकता है केजरीवाल को चला जाए। तो यदि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होता है मध्य प्रदेश में, यदि आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में लड़ी, यदि वो हिमाचल की तरह लड़ी मनोज जी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। यदि वो गुजरात की तरह लड़ी पूरी ताकत से, उसने छत्तीसगढ़ में जोर नहीं लगाया, उसने राजस्थान में नहीं लगाया, उसको संभावना मध्य प्रदेश में दिखी, तो यहाँ यदि वो ताकत से लड़ती है तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उन सीटों पर वो वोट कटवा पार्टी बन जाएगी, और मुझे लगता है इसका जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं, बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नहीं। बिल्कुल। तो कांग्रेस को चीज है, कांग्रेस के सामने चिंता होनी चाहिए इसकी। आम आदमी पार्टी ओवैसी को भले ही कांग्रेस ये कह के खारिज करेगी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बसपा भी इस चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। कांग्रेस तो ऑलरेडी है ही। जेएस अपना एक गठबंधन बनाने की दिशा में चल रही है कि वो दलितों को भी साथ ले रहे हैं, ओबीसी को भी साथ ले रहे हैं, आदिवासी का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो सकती है मध्य प्रदेश में। तब फिर सीन क्या बनता नजर आएगा? या तो ये हो जाएगा गुजरात जैसा कि बीजेपी को 52% 53% वोट मिल गया कि बाकी सारों को मिला लो, तब भी आप उनको हराने की स्थिति में नहीं आ सकते, भले सीटें कुछ 19-20 हो जाए। या कांग्रेस के सामने बड़ा संकट ये कि अपना वोट बैंक भी बचाना है, नए लोगों को भी जोड़ना है। नहीं, आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप पिछले चुनाव तक जाएं और या पिछले साल तक के राजनीतिक इतिहास को देखें, अगले चुनाव की तो बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार मुकाबला होता रहा है। लेकिन ये 2 दलीय व्यवस्था हमने गुजरात में भी देखी है, ये 2 दलीय व्यवस्था हमने दिल्ली में भी देखी है, राजस्थान 2 दलीय व्यवस्था हमने पंजाब में भी देखी, पंजाब। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच 2 बार ऐसे मौके आए, एक बार सपा और बसपा दोनों ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन वो ताकत उसी चुनाव तक सीमित रही कि अगर आप थोड़ी सी ज्यादा सीटें जीते हैं और लोगों को लगा कि आप मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बन सकते हैं, उसके पहले क्या हुआ, वो दल इतने कमजोर होगा कि अगली बार उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पसीना बहाना नाम और ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है 2008 का चुनाव भी सबको याद रखना चाहिए। भारतीय जनशक्ति उमा भारती की पार्टी, निश्चित रूप से लेकिन उसका भी वही हस हुआ जो बसपा, लेकिन उसके नगाड़े ने कांग्रेस का नगाड़ा तो फोड़ दिया था ना कम से कम, क्योंकि जो नाराज वोट थे वो भारतीय जनशक्ति पार्टी के खाते में चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है वही स्थिति आप देखना इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव में बनेगी। ठीक है, अन्य राजनीतिक दल भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय निकाय में ओबीसी की पार्टी ने भी अपना ताकत दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े किए। लेकिन एक नई दिशा में भी वो जा रहे हैं ओवैसी, इसलिए जिक्र जरूरी। बुरहानपुर में एक हिंदू प्रत्याशी मैदान में उतारा, चुनाव जीता भी। दिल्ली में भी उन्होंने कुछ हिंदू प्रत्याशी उतारे और गुजरात में भी ये दाव लगाया। तो एक जो छाप लगी हुई है कि मुस्लिम परस्त पार्टी की, उससे वो भी निजात पाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए उन्होंने प्रयोग किया है, वो उन्होंने प्रयोग करके देखा कि अगर ये प्रयोग सफल होता है, हिंदू प्रत्याशी जो है अगर कुछ मत अपनी ताकत के आधार पर ले जाता है, तो मुस्लिम मतदाता पार्टी के आधार पर उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या जीत संभव है? वो उन्होंने प्रयोग किया। उस प्रयोग को सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता कि उन्होंने मात्र 2-4 जगह इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं, क्योंकि उस जगह पर उस आदमी का प्रभाव था और उसे पता था कि अगर मुस्लिम मतदाता मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं जीत दर्ज कर सकता हूं। तो इसे पूरी मध्य प्रदेश के सिनेरियो में नहीं देखा जा सकता, ना पूरे देश के सिनेरियो में देखा जा सकता है। अब आम आदमी पार्टी की जो बात आप ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा खतरा इसलिए भी है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर भोपाल से दोनों प्रत्याशियों की बात कर ले हम, आरिफ मसूद की, आरिफ वकील की, तो दोनों को ऐसा नहीं कि अगर केवल मुस्लिम वोटों के सहारे वो जीत रहे हैं, हिंदू वोट भी उनको बड़ी संख्या में मिलता रहा है। तो अगर मुस्लिम वोट थोड़ा भी सरकता हो ओवैसी के पास, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम डोमिनेट एरिया में खड़े होते हैं जो, उनके ऊपर भी जीत हार का संकट नया हो जाएगा। और ये सिर्फ भोपाल की 2 सीटें नहीं है सुरकान, बिल्कुल, यदि हम बुरहानपुर की बात करें, खंडवा की बात करें, उज्जैन की बात आधा करें, दर्जन सीटें हैं। यदि जहां ओबीसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं, यदि वो मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। वो सीटें जो कांग्रेस के पास हैं, इनमें से कई सारी वो गवा सकती है। नहीं गवा सकती है, लेकिन आपने एक चीज और गौर की होगी, मुस्लिम मतदाता उस पार्टी के साथ जाता है जब उसे लगता है कि कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीतने की स्थिति में है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, बसपा का हो।
उसे तो लेकिन उसकी लेकिन मतलब- लेकिन ये परसेप्शन थोड़ा बदल रहा, आपको नहीं लग रहा? रामपुर का इतिहास आप देख लीजिए, एक 52% मुस्लिम है, बीजेपी कैंडिडेट 25,000 वोट से जीत जाता है। तो वो जो शायद बीजेपी को भी लग रहा है, जो पसमानदा मुस्लिमों पे दाव लगाने की बात कर रही है, उसका असर होता नजर आ रहा है, और ये धीरे धीरे हमको 2023 में बढ़ता दिखेगा मध्य प्रदेश में भी। निश्चित रूप से। लेकिन आप ये देखिए, रामपुर की परिस्थितियां अलग है और मध्य प्रदेश में वो परिस्थितियां अलग है। रामपुर की परिस्थितियां पूरे अगर आप उसमें देखें तो वो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम वर्ग या सारे के सारा हिंदू वर्ग अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ा था और खुश था वहाँ के स्थानीय सपा नेताओं से। सपा नेताओं से मतलब आजम खान से। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें अलग थी, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, वहाँ सबसे पहले भय मुक्त माहौल देने का प्रयास किया है। मुस्लिम मतदाताओं को लगा के भले ही भारतीय जनता पार्टी उनकी लिए विरोधी वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा वो कानून व्यवस्था की स्थिति की अगर बात कर लें आप, तो आज भयमुक्त माहौल वहाँ पे दिखाई देता है। वहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, वो कड़े कदम भी उठाती तो है। बिल्कुल, तो जो ब्रजेश जी जो फैक्टर सूर्यकांत जी गिना रहे हैं, वो तो सारे मध्य प्रदेश में ही मौजूद है, हम देख रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं दंगाइयाँ जब पत्थर चलाते हैं, सबसे पहला कानून उनके खिलाफ बनता है। लव जिहाद की बात करें, नाबालिग बच्चियों से रेप वालों की बात करें, हुक्का बार की, ऐसे तमाम सारे वो कानून हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ता नजर आता है। मध्य प्रदेश को शुरुआत से ही कहा जाता है शांति का टापू। अगर इक्का दुक्का घटना अगर पिछले दिनों की हम छोड़ दें तो लगभग 1-1.5 दशक हो गया कोई ऐसी घटना मध्य प्रदेश में हुई नहीं बीजेपी सरकार के बाद। मुस्लिमों का वोट भी बीजेपी को मिल रहा है, मुस्लिम प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतारे हैं। इसी भोपाल उत्तर से हमने देखा है। देखिए मनोज जी, परिस्थितियां भले ही अलग हों, लेकिन कांग्रेस के लिए संकट हम जैस को भी एक नहीं छोड़ सकते हैं। जैस एक बड़ा फैक्टर है। आम आदमी पार्टी से भी यदि कोई बड़ा आदिवासी फैक्टर है मध्य प्रदेश में खतरे में, तो वो जैस है। हमने देखा गोंडवाना गठबंधन पार्टी आई, किस तरह से उन्हें कांग्रेस ने उसका फायदा उठाया और दिग्विजय सिंह की सरकार रिपीट हो गई। लेकिन यही जैस संगठन पिछली बार कांग्रेस के पाले में गया तो आप देखिए कांग्रेस सत्ता तक पहुंच गई, 15 माह का सत्ता सुख भोगा। अब इस जैस पे भी दाव लगा रहे हैं, जैस भी एक अलग रणनीति बन रही। तो कांग्रेस को मनोज जी, कांग्रेस अपने जो नाराज जो फूफा है ना, उनको तो मना नहीं पा रही है, तो उनको ये पड़ोसी फूफा सगों को छोड़कर अब ये पड़ोसी फूफाओं को मनाना पड़ेगा, तब जाके उसका दूल्हा सत्ता रूपी घोड़ी पर सवार हो सकता है, सत्ता तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये सब उसको ऐसे साबित होते हैं जो उसको सत्ता तक जाने से रोकते हैं। चाहे वो एक जैस संगठन है, क्या उसके साथ जाएगा? जिस तरह से राह अलग जुदा हो रही है, पहले गोंडवाना आपके साथ आ गई, क्या जैस दोबारा आपके साथ जाएगा? इस पर भी सवाल है। अब गठबंधन की बात हम जिस तरह से देखते हैं कि बसपा सपा का संकट एक और भी है ना कि घोड़ी पे तो बैठने के लिए दूल्हा तैयार है, लेकिन घास खिलाने वाले भी तो चाहिए, क्योंकि घास खिलाने वाला भी एक ही आदमी और दूल्हे बहुत सारे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल दूल्हा एक ही है मनोज, जो घोड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार है, जिसने तय कर रखा है। तो क्या पिछली बार जो गठबंधन किया था बसपा से, जो गठबंधन सपा से, जो संबंधों का जिस तरह से मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं कमलनाथ, क्या इस बार उनको सपा साथ देगी या चुनाव के बाद सपोर्ट करेगी? वो अलग बात है। यदि गठबंधन करने में यदि वो कामयाब रहे, इस वोट बैंक को, जो कांग्रेस का ही वोट बैंक माना जाता है, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, जो वोट बैंक को साधने में जो रणनीति अपनाई जाएगी, क्या जैस से फिर गठबंधन होगा? उसकी शर्तों पर होगा, उसको ज्यादा उम्मीदवार उतारे जाएंगे, तो ये बड़ा फैक्टर काम करेगा। और एक संकट ये भी है ना कि अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं, गठबंधन हो भी जाता है, तो क्या गारंटी कि वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? इस पर भी फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो आहट है, जो दस्तक है, वो कांग्रेस के लिए बड़े खतरे की घंटी है। ये हमने अभी हालिया गुजरात चुनाव में भी देखा है, हिमाचल में भी हमने देखा है कि भले कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी ने थोड़े भी प्रत्याशी थोड़ी दमदारी से लड़े, वहाँ उन्होंने बीजेपी को लाभ पहुँचाया है। अब कांग्रेस को इस सियासी संकट से कैसे निजात पाती है, वो केवल ये कहकर खारिज नहीं कर सकती है कि ओबीसी की AIMIM और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। भले वो बी टीम एक बार मान भी लिया जाए, तब भी वो खतरा कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस जो कि सत्ता सुख के लिए लगातार फड़फड़ा रही है, और पिछले जब से उनकी सरकार गई 2020 से, जब से लगातार वो प्रयासरत है कि किसी प्रकार से सत्ता उनके हाथ जाए, तो क्या सत्ता की यह हांडी वो चख पाएंगे या आम आदमी पार्टी उस पर झाड़ू फेर देगी? इसके लिए थोड़ा वक्त है और हमारी भी इस पर नज़र होगी। बहरहाल इस समय की इजाज़त नहीं है, तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे आनादि TV। नमस्कार।